नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हमारे नेपाल और भारत नेपाल सीमा के दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। वो खबर यह है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जो लगातार एक्शन में पिछले काफी दिनों से, यानी पहले सप्ताह में जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, इन तमाम सारे लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिन कदमों को लेकर के बड़ी दुनिया में चर्चा रही, खासतौर पर साउथ एशिया के अंदर बड़ी चर्चा रही। जो फॉरेन इंटरनेशनल स्कूल ब्रांड्स हैं उनको लेकर के, यहाँ तक कि जिस तरीके से वहां पर छात्र संघ थे, स्टूडेंट यूनियन थे, उनको लेकर के तो कई तरह के ऐसे फैसले हुए। और फिर अगले ही सप्ताह में जो बात आई कि भाई वो वहाँ के ऐसे डिस्क्रिमिनेटेड समाज जो जिसको कहीं उसकी उपेक्षा हुई, उसकी उसका अनादर हुआ, उससे सार्वजनिक तौर पर सरकार माफी मांगेगी, इस तरह का प्रस्ताव भी सामने रखा और उसके बाद ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। आज सुबह से जिस बात की चर्चा हो रही है वो है वहां के मंत्री, यानी जो श्रम मंत्री है दीपक कुमार शाह, उनको उन्होंने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। और उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि चूंकि वो अपने परिवार को कुछ लाभ पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए नाराज होकर के जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उससे उनको बहिष्कार कर दिया गया, उनको बहिष्कृत कर दिया गया। सबसे बड़ी बात क्या है? दीपक कुमार शाह के पास श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे और उनको उनके पद से हटाया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी जो है, उनकी जो वाइफ हैं, उनको अनियमित तरीके से जो हेल्थ इंश्योरेंस बोर्ड होता है सरकारी गवर्नमेंट का, उसमें उनको नियुक्त कराने के लिए अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया। और इसके साथ ही साथ आचार संहिता के उल्लंघन का भी, मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है कि मंत्री कैसे व्यवहार करेंगे, मंत्री अपने परिवार को लेकर के कैसे रहेंगे, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, कोई मंत्री पद का दुरुपयोग नहीं होगा। अब वहां तो बंगले और गाड़ियों को लेकर के भी लगाम कसी है। लेकिन पूरी नायक वाली भूमिका हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे ब्रेकिंग ट्यूब पर, खास तौर पर बालेंद्र शाह को लेकर के, वो भूमिका वहां पर उनकी दिखाई पड़ रही है। वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रील्स बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो एक्शन जमीन पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब एक दिन की बात तो है नहीं नायक फिल्म की तरह, अब तो 15 दिन हो गए और 15 दिन में वो इसको करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्हें ये सुचिता का जो कदम है, खासतौर पर मंत्रिमंडल के सदस्य का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आदर्श आचार संहिता है, उसका उल्लंघन करने के नाते बालेंद्र शाह ने उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, मंत्री को मंत्रिमंडल से बहिष्कार ऐसे नहीं कर दिया कि केवल अपनी कलम से कह दिया बहिष्कार कर दिया, बल्कि ये फैसला उनकी अपनी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। और इस मामले में राइट टू रिकॉल का प्रावधान लागू करने की कोशिश की। देखिए, हम भारत में ये सब बातें कर रहे थे, हम भारत में लोकपाल की बात कर रहे थे, भारत में राइट टू लोकपाल की बात कर रहे थे, और अब से 15 साल पहले कर रहे थे, आज नहीं कर रहे थे, 15 साल पहले कर रहे थे। पर लोकपाल आप भी जानते हैं, नाम का लोकपाल है, और राइट टू रिकॉल हमारे यहां लागू नहीं हुआ। पर अब आप देखिए, नेपाल के अंदर नई जेनजी की सरकार बनी। आप देखिए, पहले के जो दोषी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। तमाम सारे महत्वपूर्ण 100 पॉइंट एजेंडा जो है, जो 5 पॉइंट प्रोग्राम है, उस पर 100 अलग अलग तरीके के फैसले जो है वो नेपाल की केंद्रीय कैबिनेट ने लिए थे। उसके आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उस बीच जो ये बात हुई कि मंत्री को बर्खास्त कर दिया राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री एकदम हीरो बनना चाहता है, उसने उठा करके कहीं दस्तावेज पर साइन कर दिया और ऐसा हो गया, बल्कि उन्होंने उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया। और यही नहीं हुआ है, जो वहां की हेल्थ मिनिस्टर हैं निशा मेहता, उनको भी चेतावनी दी है मंत्रिमंडल ने। उनको चेतावनी देकर कहा गया है कि आप पर्याप्त गंभीरता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही, और अगर आगे चल करके केंद्रीय अनुशासन समिति ने या किसी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दी, तो हम आपको भी टाटा बाय बाय कर, यानी आपको भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज दीपक कुमार को दिखाया है, कल निशा मेहता को मंत्रिमंडल से बाहर कर सकता है।
तो एक 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 मजबूत लीडरशिप की ये पहचान होती है भाई, वो फैसले ले सके, जो जनता से वादा किया है, जिन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में चुनाव पर गए थे, अगर उनको लागू करने का वक्त आया तो पीछे क्यों हटना है। इस छवि को मजबूत करते हुए बालेन साहब वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। फिर वही बात है कि कितना लंबा चलेगा, कैसे कर पाएंगे, ये सब सवाल रहेंगे भाई। देखिए, जब तक वो अपना कार्यकाल चलाएंगे, जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, इस तरह के विरोधाभासी प्रश्न आते रहेंगे। उसका जवाब भी वो अपने कार्रवाई से ही देंगे। मुंह से जवाब देने की आवश्यकता से ज्यादा आवश्यकता है अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वो इसको साबित कर दें। उन्होंने साबित किया है भाई। पहले लोग कह रहे थे कि भाई गिरफ्तार करके दिखाते हैं, पहले तो कह दिया था, उन्होंने गिरफ्तार करके दिखा दिया। उन्होंने कहा भाई आपने बहुत सारी चीजों में सुचिता की बात कही थी, वो सुचिता उन्होंने लागू कर दी। मंत्रियों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। जो मंत्री उसका पालन नहीं करेगा उस मंत्री को मंत्रिमंडल से ही बाहर निकाल दिया। और जो थोड़ा हीला हवाली करता हुआ दिखाई दिया उसको चेतावनी भी दे दी। तो अब सरकार के जो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, तो वो बात सरकार ने अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान दिखाने की कोशिश की है। वो नतीजे में यहां सामने दिखाई दे। अब आप देखिए कि 17 भारत के भी उसमें राजदूत थे। 17 देशों के राजदूतों को बुलाकर के भी एक साथ नेपाल के प्रधानमंत्री ने उनके साथ बैठक की। जबकि परंपरा रही नेपाल के अंदर कि अलग अलग देशों के राजदूतों के साथ अलग अलग तरह से मुलाकात होती थी, क्योंकि जो डिप्लोमेसी थी वो कोई मतलब एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम तो था नहीं उसके लिए। भाई उनका चीन से अलग रिश्ता, भारत से अलग रिश्ता, दूसरे देशों से अलग रिश्ता। लेकिन 17 भारत समेत 17 देशों के राजदूतों को बुलाकर के उनके साथ बैठक की गई। और बैठक के माध्यम से कहा गया कि सरकार विदेश नीति पर मजबूत पकड़ रखना चाहती है। व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात के बजाय अगर सब मिल बांट करके एक दूसरे को विश्वास में लेकर के तमाम जगहों पर संपर्क संवाद किया जाए, तो जिन देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं उनसे और अच्छे होंगे, जिनसे अच्छे हैं उनसे और अच्छे हो सकते हैं। और साथ ही विदेश मंत्रालय ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को नेपाल के राजनयिक आचार संहिता के बारे में भी उनको जानकारी दी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है मिनिस्टर्स को, चूंकि मिनिस्टर्स सब यंगस्टर हैं, तो उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। और लगातार इसकी ट्रेनिंग हो रही है कि कैसे मंत्रिमंडल में काम करना है, कैसे आपका जेस्चर होना चाहिए, प्रोग्राम्स में जाना है तो कैसे बोलना है, सरकारी कामकाज कैसे करना है, ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, किस प्रोटोकॉल का पालन करना है, अपने परिजनों करीबियों को कैसे लाभ नहीं पहुंचाना है। और अगर आप इस ब्रैकेट में आते हुए दिखाई पड़े तो आपका भी वही असर होगा जो दीपक कुमार का। ये बहुत साफ तरीके से बताने की कोशिश हो रही। अब भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरबिया, कतर, इसराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के राजदूतों को इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में बुलाया गया था। बालेन शाह ने 11 देशों के राजदूतों से अलग से भी मुलाकात की। सभी राजदूतों ने नेपाल की नई सरकार को अपना समर्थन देने का एक तरीके से भरोसा भी दिलाया। अब बालेन शाह इसके माध्यम से भारत, चीन, अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के नाते ये संकेत दे रहे हैं कि उनका देश किसी एक देश की तरफ बहुत अपना झुकाव नहीं दिखाएगा, बल्कि उसकी नीति नेपाल के विकास को लेकर के, नेपाल की संतुलित विदेश नीति को लेकर के होगी। और इसलिए वो सबके साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण भी है। अब देखते हैं इसका दूरगामी असर क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दीपक कुमार की विदाई की है, वास्तव में ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। और कुछ चीजों में जो कदम उठाए हैं, जैसे आपको पता है कि कई सारे देशों में उन्होंने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अब चूंकि ये राजनयिक पिछली सरकार के समय तय हुए थे, स्वाभाविक है नई सरकार उनको वापस बुलाएगी, क्योंकि उसकी नीति जिन लोगों के हिसाब से है, जिन लोगों को वो चाहेंगे कि वो जगहों पर जो है अपॉइंट हो, उनके लिए उनके पास अलग पॉलिसी है। अब वो देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेनमार्क, कोरिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, जहाँ के जो राजनयिक हैं, उनको, राजदूत हैं, उनको वापस बुला लिया गया और नए सिरे से वहां पर अपॉइंटमेंट जो है वो करने का नेपाल की सरकार ने मन बनाया हुआ है। अब चूंकि दीपक कुमार को निकाल दिया है, तो ये एक बड़ी खबर हुई है। पूरी जगहों, सारी जगहों पर चर्चा हो रही है कि दीपक कुमार को निकाल दिया बालेन शाह। और ये एक बड़ी खबर हो गई।
है ना, ये एक बड़ी खबर हो गई। और इस नाते इस बात की चर्चा काफी ज्यादा है। और हो भी क्यों ना भाई, अगर किसी देश में नई सरकार बनी है, अच्छा उनकी चर्चा हर चीज की हो रही है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो उन्होंने गठन किया, चाहे उन्होंने जिस तरह से शपथ ली, चाहे उन्होंने जिस तरीके से इन सब चीजों में एक्शन लिया, इन सब चीजों की खूब चर्चा। और चूंकि वो बहुत युवा है, नेपाल के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की गिरफ्तारी कर दी, गृह मंत्री की जो है गिरफ्तारी कर दी, तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण रही। और जिस तरह उन्होंने शपथ ली, शपथ के समय जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू रिचुअल्स का वहां पर पालन हुआ, ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण रही। और इसलिए जो है उनके हर कदम की चर्चा हो। कहीं वो लोगों को मिलने जाते हैं, कहीं वो लोगों से बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उसकी बड़ी चर्चा हो। दीपक कुमार को उन्होंने हटाया है और निशा मेहता को उन्होंने चेतावनी दी। बालेन सरकार के कामकाज पर हमारी निगाह यूं ही बनी रहेगी। आपका समर्थन हमें लगातार मिल रहा है, तो हम हर अपडेट भी आपके साथ इसी तरह साझा कर रहे हैं। और भी जैसे जैसे जानकारी आएगी, और नेपाल को लेकर के बाकायदा ब्रेकिंग ट्यूब एक सीरीज जो है वो सामने आपके लाने जा रहा है। चाहे वहाँ के अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स हो, टेम्पल्स हो, चाहे स्तूप हो, या किस तरह के धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, नेपाल की ज्योग्राफी कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, इन तमाम विषयों पर भी हम उन प्रोग्राम्स में बात करेंगे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए नेपाल से जुड़े हुए किसी किरदार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।